हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के वो मेन कंसेप्ट जो हर किसी कंप्यूटर साइंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप टीजीटी कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो या पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो या एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो हम आज डिस्कस करेंगे उसमें से अगर पेपर में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का क्वेश्चन जो आता है, जो भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उससे बाहर रेयर ही चांस होता है कोई एक दो क्वेश्चन आ जाए, वरना मैं आज आपके वो सारे टॉपिक कवर अप करा दूंगा जो हर किसी कंप्यूटर साइंस एग्जाम में पावर पॉइंट से पूछे जाते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पावर पॉइंट को शुरू कैसे करते हैं। तो बेसिकली कल वाली क्लास में भी जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास ली थी उसमें भी मैंने ये डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से इसको स्टार्ट करना है। अगर आपने मेरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की और कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास नहीं देखी है तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि ये वाली वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पावर पॉइंट शुरू करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, रन ओपन करना पड़ेगा। रन की शॉर्टकट कमांड होती है विंडो+R और उसमें आप टाइप करोगे पावर PNT। फिर उसके बाद जैसे ही हम एंटर कर देंगे हमारे पास ये वाली जो स्क्रीन है वो आ जाएगी। ये वाली स्क्रीन जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अलग अलग वर्जन्स आए हैं सब में अलग अलग तरीके से आती है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जो डिज़ाइन आइडियाज़ ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये ऑफिस 365 का एक फीचर है, बाकी और में नहीं आता है। तो आप इसके बारे में ज़्यादा सर्च करने की कोशिश ना करें। ऑफिस 365 से क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑफिस 365 से अगर आप प्रोफेशनल हैं और कहीं पर एनालिटिक के लिए या माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिज़ाइन आइडियाज़ के बारे में। बट अगर आप टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा। तो करते हैं शुरुआत पावर पॉइंट। तो हम सब जानते हैं कि पावर पॉइंट क्या होता है। पावर पॉइंट जो है एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हमारे पास अलग अलग टूल्स होते हैं। इससे पिछले वाली क्लासेस जो मैंने वर्ड की क्लास बताई थी उसमें मैंने आपको बता दिया था कि टाइटल बार क्या होता है, मेन्यू बार क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है, उसके अंदर ग्रुप्स क्या होते हैं, फिर वर्टिकल स्क्रॉल बार क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार क्या होता है, हमारा स्टेटस बार क्या होता है, और हर एक चीज़ का स्पेसिफिक नाम किस तरीके से रखा जाता था। कंप्यूटर में जो है, मैं पहले ही आपको इससे पिछले वाली क्लासेस में बता चुका हूं कि कंप्यूटर में जो कोई भी नाम रखा जाता है वो हमेशा एक लॉजिकल मेथड से रखा जाता है और वो जो उसकी फंक्शनैलिटी है प्लस वो दिखने में कैसा है, इन दोनों को कंबाइन करके वो नाम बना देते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप साथ में नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइएगा। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ साथ साथ नोट करते जाइएगा। अगर आपने इस वाली वीडियो को देख लिया और नोट्स बना लिया तो कभी दोबारा इसके ऊपर स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने सारे क्वेश्चन जो है वो ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो एक बार वीडियो को पूरी देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। एग्ज़ाम्स आपके हैं, सिलेक्शन आपको करवाना है और सब सिलेक्शन के अंदर सिर्फ 1 मार्क्स का डिफरेंस होता है सेलेक्ट होने वाले में और ना होने वाले में। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको नॉलेज अच्छी हो और आप कोई भी क्वेश्चन में ऐसी मिस्टेक ना कर पाए, क्योंकि ये वाली चीज़ें अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो बुक से पढ़ने में बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा कि आप क्या पढ़ रखे हैं, किस तरीके से कर रखा है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, पूरी देखिएगा। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो इससे अगली सीरीज़ में जो है मैं पावर पॉइंट के ऊपर 50 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो डिस्कस करूंगा, वो सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन से टूल्स जो होते हैं वो पावर पॉइंट के अंदर सबसे मेन होते हैं। पिछले वाली वीडियो में जब मैंने वर्ड की वीडियो बताई थी तो उसके अंदर मैं सारी चीज़ें बता चुका हूं, तो वो वाली चीज़ें मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा और जो सिर्फ इसके लिए स्पेसिफिक है वो वाली चीज़ें हम डील करेंगे। तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हमें पता है कि होम मेन्यू जो है वो बिल्कुल सेम दिखती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी सेम दिखती है और एक्सेल में भी सेम दिखती है। बट जो डिफरेंशिएट करती है उन वाले में चीज़ें में वो होता है यहाँ पर स्लाइड ग्रुप, कट कॉपी पेस्ट। पेस्ट स्पेशल ये सारी शॉर्टकट की सेम है जैसे वर्ड में होती थी। जो मेन सेक्शन है जो हमें
होम मेन्यू के अंदर, पूरी होम मेन्यू के अंदर वो याद रखना, वो एक हमारा स्लाइड है और दूसरा क्या है हमारा ड्राइंग वाला, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाली सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये हमारा स्लाइड व्यू होता है और ये हमारा जो है पूरी स्लाइड जो है वो हमें दिखा देता है। तो यहाँ पर जो अब हम बात करेंगे स्लाइड ग्रुप के बारे में, तो मेन होता है आपको न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए। न्यू स्लाइड ऐड कैसे करते हैं, उसकी शॉर्टकट की कौन सी होती है, ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो न्यू जैसे ही न्यू करेंगे, इसके लिए Ctrl+M जो है वो शॉर्टकट की है, और यहाँ से अगर आप नीचे क्लिक कर देते हैं तो इसके ऊपर अलग अलग टाइप की स्लाइड जो हम वो एंटर कर सकते हैं। इसके अंदर आपने ध्यान रखना है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो 9 टेम्पलेट है कि इनमें से हमें कोई टेम्पलेट दे देंगे, और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टेम्पलेट इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इनमें से दिए गए में से कौन सा ऐसा टेम्पलेट है जो पावर पॉइंट के अंदर नहीं होता है। तो आपने ये 9 नाम है, ये 9 नाम याद रखने हैं। स्लाइड रीयूज़ कैसे करते हैं, स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन यहाँ पर भी हो सकता है, और डुप्लीकेट स्लाइड ये वाला ऑप्शन भी याद करते हैं। स्लाइड रीयूज़ में क्या करते हैं, अगर कोई भी स्लाइड जिसके ऊपर हमने पहले काम कर रखा है, तो वो जितने भी रिसेंटली हमने स्लाइड काम की थी वो सारी हमें यहाँ पर ओपन हो जाती हैं, और उसमें से हम जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है स्लाइड रीयूज़ का। फिर उसके बाद लेआउट के अंदर ये सारी लेआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पावर पॉइंट के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाएगा, एक क्वेश्चन इन 9 में से बनता है, आपने बस नाम याद रखने हैं, और फिर आप उसके बाद जो भी क्वेश्चन आ जाएगा वो कभी भी गलत नहीं होगा। फिर आता है हमारा रीसेट का ऑप्शन। रीसेट ऑप्शन क्या करता है, जैसे भी ये मान लो जैसे मैंने कहीं पर किसी को भी ड्रैग करके कहीं भी ले गया हूँ, तो रीसेट क्या करेगा, रीसेट उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर ले आएगा। फिर उसके बाद सेक्शन होता है। तो सेक्शन क्या होता है, ये पार्ट्स में डिवाइड कर देता है कि मान लो आपकी जैसे बुक में होता है हमारे पास पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, तो सेक्शन भी क्या करता है हमारा, अगर हमारे पास बड़ी प्रेजेंटेशन है तो उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। फिर उसके बाद जो है आपका फ़ॉन्ट वाला है वो सारी चीज़ें सेम आएंगी, इसमें कोई भी अलग नहीं है, सिर्फ ये वाली चीज़ें आ जाती है जो आपके बीच में स्पेसिंग का है। तो ये अगर मैं ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर अगर यूज़ करता हूँ तो ये वर्ड में भी आ जाता है, तो इसके ऊपर हमें इतनी सोचने विचारने वाली ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट की जो कीज़ थी वो मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी, वो आपको याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो आता है हमारा पैराग्राफ आता है, इंटेंडेंट लेफ़्ट, इंटेंडेंट राइट, इंटेंडेंट मिडल, जिसको हम सेंटर बोलते हैं, और जस्टिफाई, ये वाली सारी हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। फिर उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है कॉलम्स में डिवाइड करना, ये वाला भी हमने कर लिया था, 3 होता है। फिर उसके बाद अलग से हो जाती है। जो इसके अंदर जो एक नई चीज़ आती है वो आती है यहाँ पर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में जो है ये वाला ऑप्शन हमें एक्सेल के और पावर पॉइंट के अंदर लगता है, और इसकी जो है वो शॉर्टकट की, अगर हम किसी भी की शॉर्टकट की निकालना चाहें तो उसको माउस पॉइंटर पे लेके चला जाइए, उसका नाम आ जाता है, वो क्या करता है, वो सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। तो ये होते हैं टेक्स्ट की डायरेक्शन। टेक्स्ट की डायरेक्शन हमारे पास ये 4 होती हैं, हॉरिजॉन्टल, रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री, रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 डिग्री, एंड स्टैक्ड। तो कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ऐसे मान लो ये फिगर बना दिया है तो ये वाला कौन सा ऑप्शन है, ऐसे बना हुआ तो टेक्स्ट जो है वो चूज़ करो, या ये वाला है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट फॉर दिस। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, क्वेश्चन आप ये नोट कर सकते हो। फिर उसके बाद जो होती है हमारी स्मार्ट आर्ट होती है, स्मार्ट आर्ट भी हम करेंगे इंसर्ट के अंदर। फिर आती है हमारे पास शेप्स, ये वाली चीज़ यूज़ कर चुके हैं हम, इंसर्ट का है। जहाँ पर जो आता है वो आता है मेन चीज़ यहाँ पर क्या है, अरेंज का। तो अरेंज में हमेशा ये पूछा जा सकता है कि ग्रुप, अनग्रुप, रीग्रुप कैसे करते हैं, अलाइन कौन से डायरेक्शन में होता है, किस तरह के अलाइनमेंट हो सकते हैं। तो अलाइनमेंट के अंदर आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि अलाइनमेंट कैसे कैसे है। डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, टॉप, बॉटम, मिडल, लेफ्ट, सेंटर, ये याद रखना है। और फिर आपसे ये पूछा जाता है जो ये वाला क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्ट ऑर्डर, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। तो ये वाली चीज़ किस तरीके से काम करती है, अगर आपने इसके ऊपर काम कर रखा है, आपने कंप्यूटर बेसिक कर रखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपने नहीं कर रखा है तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे इसके लेआउट हम ब्लैंक कर देते हैं, फिर उसके बाद कोई भी शेप इंसर्ट कर देते हैं। जैसे ये वाली शेप है मैंने इंसर्ट कर दी है, फिर उसके बाद जो है दूसरी शेप इंसर्ट कर देते हैं,
ये वाली शेप इंसर्ट कर दी है, इसका कलर जो है वो चेंज कर देते हैं और फिर उसके बाद जो है ये वाली शेप इंसर्ट कर दी है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास 3 शेप हो गई है। अब जो इन ऑप्शन का था अरेंज का ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब, यहाँ पर क्या है आपको पता है कि 3 तरह की लेयर है। सबसे बेस में ये है, उसके ऊपर ये है और उसके ऊपर ये है। अगर मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पर करता हूँ ब्रिंग टू फ्रंट, तो ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब क्या है, ये पीछे वाले में से उठ के सबसे आगे आ गया, मतलब ये थर्ड पे था और थर्ड की पोजीशन इसकी लास्ट होगी। फिर क्या करेंगे सेंड टू बैक, तो फर्स्ट से दोबारा क्या हो गया है, लास्ट हो गया है। फिर उसके बाद दोबारा अगर चेंज करता हूँ ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब क्या है, अब यहाँ पर क्लियर करिए, देखिए जैसे ये थर्ड पोजीशन पर था, सेकंड पर सर्कल था और थर्ड पर हमारा जो था ट्राइंगल था। तो ब्रिंग फॉरवर्ड अगर मैं करूँगा तो वो एक स्टेप आगे आ जाएगा, ब्रिंग टू फ्रंट में वो है सबसे आगे आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि किस तरह का है। सेंड बैकवर्ड करूँगा तो एक में हो जाएगा, अगर यहाँ पर इसको अगर मैं ये कर देता हूँ जैसे सेंड बैकवर्ड, तो यहाँ पे ये देखिए ये इसके बीच में आ गया, एक पोजीशन बीच में। तो ये वाली चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि किस तरीके से क्या होता है। अगर जो होता है फ्रंट एंड बैक का मतलब क्या है, वो या तो सबसे आगे आ जाएगा या सबसे पीछे चला जाएगा। फॉरवर्ड का मतलब होता है एक स्टेप और बैकवर्ड का मतलब होता है एक स्टेप। तो एक स्टेप आगे पीछे, फ्रंट सबसे आगे और बैक सबसे पीछे। तो ये वाली चीज़ आपने ध्यान रखनी है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, बहुत सारे लोग जब इसके साथ काम करते हैं तो वो भी ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं, बट आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हमारा होता है क्विक स्टाइल। क्विक स्टाइल ये होता है कि कोई भी अगर हमने शेप डाल दी है उसका पूरा का पूरा एक तरीके से फॉर्मेट चेंज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्विक स्टाइल यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद शेप फिल से उसके अंदर किस तरह की होगी वो शेप का कलर चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पर ये करेंगे तो शेप फिल हो जाएगा। और फिर उसके अंदर अगर शेप की आउटलाइन है तो जैसे कोई भी बाउंड्री होगी अगर वो उसका कलर चेंज कर देगी। और शेप इफेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, इसको 3D में बना सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे 3D रोटेशन दे सकता हूँ, ये 3D में हो गया, बट ये दिखने में ऐसा है तो इस वजह से ये ऐसा लग रहा है। तो आपने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, जो सैंड फॉरवर्ड, ब्रिंग सैंड फ्रंट, सैंड बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन इसके ऊपर पक्का आता है, अगर लेवल डिफ़िकल्टी होगा तो भी ये वाला क्वेश्चन जो आएगा। फिर उसके बाद अगली होती है फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट वाली, ये वाली सारी चीज़ कर सकते हैं। डिक्टेट जो है ये ऑफिस 2019 का पार्ट है, ये वाला क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर उसके बाद जो अगली मेन्यू की बात की जाती है वो बात की जाती है इंसर्ट की। इंसर्ट सेम है जैसा वर्ड के अंदर था, जो मैंने आपको बताया था। इसके अंदर जो हमारे पास अलग से जो चीज़ें आ जाएंगी वो आ जाएगी 3D मॉडल। अगर कोई 3D मॉडल इंसर्ट करना है तो इसके अंदर कर सकते हैं हम, शेप कर सकते हैं, आइकन जो है वो कर। फिर चार्ट्स जो है वो एक्सेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है कि चार्ट्स क्लिक करूँगा तो चार्ट पूछा जाएगा। जो मेन हम यूज़ करते हैं वो होती है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी एक तरह की अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास स्मार्ट आर्ट आ जाएगी। और इसके ऊपर जैसे ही स्मार्ट करेंगे तो स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन और फॉर्मेट, तो ये वाली 2 मेन्यू भी आपने याद रखनी है कि कोई भी अगर मैं चीज़ सेलेक्ट करता हूँ तो उसके पर्टिकुलर 2 मेन्यू जो है वो ओपन हो जाती हैं। तो जिसके ऊपर क्लिक करूँगा, जैसे स्मार्ट आर्ट है तो स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन में जाकर सारी चीज़ों का डिज़ाइन चेंज होगा। तो आपने जो स्पेसिफिकली वर्ड ध्यान रखना है वो यहाँ पर डिज़ाइन ध्यान रखना है कि डिज़ाइन से सारी चीज़ें चेंज होती हैं। फिर उसके बाद एक होता है इसके अंदर रीसेट ग्राफिक, तो जैसे भी जो भी हमने चेंज कर रखा था इसमें वो रीसेट हो जाएगा। यहाँ से कन्वर्ट हो सकता है कि कन्वर्ट टू शेप कर सकते हैं हम, कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर सकते हैं। तो ये वाला एक ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा कि स्मार्ट आर्ट हो गया है, उसको चेंज करना है, शेप में चेंज कर सकते हैं या टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। और उसका डिज़ाइन चेंज करना है तो वो कहाँ से चेंज होगा, हमेशा लेआउट से चेंज हो जाएगा। किसी की लेआउट चेंज करनी है तो वो आप चीज़ को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हर एक वर्ड जो है वो सिस्टमेटिकली लिखा जाता है। ऐसे ही किसी का कोई भी नाम नहीं रख देते कि किसी ने इन्वेंट किया तो उसका नाम रख दो, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से होती हैं।
फिर उसके बाद आपने इंसर्ट में जो ध्यान रखना है वो ये वाली चीज़ एड्स इन जो पूछा जाएगा कि ऐड इन कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से होते हैं। जैसे ऐड इन के बारे में जो माइक्रोसॉफ्ट ऐड इन है इसके अंदर क्या क्या आ जा सकता है, अभी हमने कोई भी नहीं कर रखा है। तो ऐड इन का क्वेश्चन आएगा तो उसमें मोस्टली ये जो होता है ऑल ऑफ द अबव आंसर मिलता है, क्योंकि ये अनगिनत ऐड इन्स होते हैं, इसमें कोई भी वो सिलेक्ट नहीं कर पाओगे कि आपने ये कर रखा है या ये कर रखा है वैसे कर रखा। तो इसमें तो जो भी आ जाए लेके चलना कि ऑल ऑफ द अबव, ज़्यादातर वही होगा। फिर उसके बाद जूम का ऑप्शन होता है। जूम का हमें सब पता है कि जूम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को जूम करने के लिए होता है। लिंक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी हाइपर लिंक ऐड कर सकते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। इससे पिछले वाली क्लासेस में जैसे मैंने बुक मार्क बताया था कि बुक मार्क जो है हम वो बना सकते हैं, तो वो वाली सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो ये वाली जो चीज़ें हैं वो रिसेंटली आई हैं। यहाँ से लिंक से किसी दूसरी फाइल को भी लिंक हो सकता है, तो ये वाली चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। कमेंट के बारे में पूछा जा सकता है कि कमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं, तो कमेंट में क्या है, हम कहीं पर भी कमेंट ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो कमेंट दिख जाएगा। ये कमेंटिंग वाली जो चीज़ें हैं ये अभी आई हैं 2016 के बाद। उससे पहले जो कमेंट आता था वो इस तरीके से नहीं आता था, तो कमेंट के ऊपर चांसेस कम हैं। अगर आ गया तो इजी क्वेश्चन आएगा, आप उसको सॉल्व कर दोगे। फिर उसके बाद ये वाली सारी चीज़ें हैं। वर्ड आर्ट कैसे होती है, हेडर एंड फुटर अगर हम चूज़ करना चाहें तो हेडर फुटर के ऊपर जो एक क्वेश्चन अगला जो आता है वो पावर पॉइंट के अंदर ये वाला पूछा जा सकता है कि हेडर और फुटर के अंदर हम स्लाइड के अंदर क्या कर सकते हैं। डेट एंड टाइम इंसर्ट करना हो तो वो क्या हो जाएगा, आप एक होता है अपडेट ऑटोमेटिकली या फिक्स्ड में हम डाल सकते हैं। जो उसके अंदर स्लाइड नंबर होता है, फुटर के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो डेट एंड टाइम। तो जैसे ही आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया है तो ये वाला ब्लैक हो गया है डेट एंड टाइम। तो ये वाला पहला वाला जो है डेट एंड टाइम के लिए है, ये याद रखना आपने। जो लास्ट वाला है वो स्लाइड नंबर है और तीसरा जो बीच वाला जो है वो क्या है, फुटर है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि फुटर स्लाइड नंबर क्या होता है। फिर नोट्स एंड हैंडआउट्स, फिर उसके अंदर नोट्स एंड हैंडआउट के अंदर आपका उसमें हेडर आ जाता है, फुटर आ जाता है। ये हेडर है, ये फुटर है, ये डेट एंड टाइम है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पेज नंबर आ जाएगा। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये ब्लिंक हो रहा है आपको, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये वाली चीज़ें जो है आपने ध्यान रखनी है कि किस तरीके से होता है। एक अप्लाई कर सकते हैं हम सिंगल के लिए, एक अप्लाई टू ऑल वो कर सकते हैं सब के लिए। फिर सिंबल इंसर्ट करना हो, वीडियो इंसर्ट करनी हो तो हम कहाँ पे कर सकते हैं। तो इंसर्ट में ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपने कि इंसर्ट वीडियोस में हम क्या कर सकते हैं, स्टॉक वीडियोस भी आता है जहाँ पर जो हमारी लाइब्रेरी होती है या ऑनलाइन से कोई वीडियो डाल सकते हैं। इसी तरीके से ऑडियो हो सकती है और फिर क्या हो सकता है, स्क्रीन की रिकॉर्डिंग भी हम क्या है अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर डाल सकते हैं। तो ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ आपने ध्यान रखनी है किस तरीके से कैसे हो सकता है। तो इंसर्ट के अंदर ये वाली चीज़ें आएंगी। आपने जो याद रखना है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कि इंसर्ट के अंदर से कौन कौन सी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। फिर उससे कल वाली क्लास में भी बताया था, आज भी रिपीट कर रहा हूँ मैं, ड्रॉ जो है ये अभी ऐड हुआ है, पहले नहीं होता था। फिर जो मेन आपको याद रखना है पावर पॉइंट के अंदर वो होता है डिज़ाइन के अंदर। डिज़ाइन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। डिज़ाइन का यूज़ हम करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर स्लाइड है उसका पूरा का पूरा डिज़ाइन चेंज कर देंगे। जैसे ही मैं यहाँ पर डिज़ाइन चेंज कर देता हूँ तो ये सारा का सारा जो है पूरा का पूरा जो टेम्पलेट है वो चेंज कर देगा, और वो किसके अंदर होगा, वो थीम्स के अंदर होगा जाके। फिर उससे ये पूछ लिया जाएगा कि ब्राउज़ फॉर थीम, सेव करंट थीम, तो हम यहाँ पर ऐसे ऐसे कर सकते हैं। फिर यहाँ पर वेरिएंट आता है, तो वेरिएंट में से भी जो है हम कलर स्कीम के थ्रू, ये जो है आपकी कलर स्कीम है, कलर स्कीम के थ्रू इसका अलग अलग कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ फ़ॉन्ट में अगर चाहें तो फ़ॉन्ट कैसा रहेगा वो चेंज कर सकते हैं। इफ़ेक्ट में कैसे कैसे इफ़ेक्ट आएंगे वो चेंज हो सकता है, और बैकग्राउंड का स्टाइल यहाँ से चेंज हो सकता है। तो ये वाली चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपका क्वेश्चन बनता है जिसके अंदर पूछा जाए कि स्लाइड का डिज़ाइन कहाँ से चेंज होगा, तो डिज़ाइन वर्ड अगर आपके पास आता है तो आपने हर एक चीज़ के अंदर जो है वो डिज़ाइन का ही ऑप्शन जो है वो क्लिक करना है। फिर उसके बाद स्लाइड का साइज़ होता है, दो तरह के स्लाइड आते हैं, एक वाइड स्क्रीन आता है, एक
स्टैंडर्ड आता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। इनका रेशो कितना होता है ये भी ध्यान रखना होता है। फिर कस्टम करना चाहें तो कस्टम में हम अपने मनमर्जी का बना सकते हैं। तो उसमें स्लाइड की ओरिएंटेशन, हैंड आउट एंड आउटलाइन की ओरिएंटेशन, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। वाइड स्क्रीन के लिए कौन सी होती है, और यहाँ पर जो होता है ये स्टैंडर्ड साइज़ कौन सा होता है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। स्टैंडर्ड है जो 4:3 का है, वाइड स्क्रीन जो वाइड स्क्रीन के ऊपर लगी जाए। फिर कई बार आपसे एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेंगे कि जैसे हम स्लाइड रन कर रहे थे तो स्लाइड का कुछ हिस्सा जो था स्क्रीन के ऊपर नहीं आ रहा था, फिर हमने कौन सा ऑप्शन ऐसा चेंज करना चाहिए था कि वो स्लाइड जो है वो फुल स्क्रीन हो जाती। तो उसके लिए जो होगा तो आपने वाइड स्क्रीन करना है और उसमें ऑप्शन मिलेगा कि चेंज रेशियो टू 16:9। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं, ये आपने ध्यान रखना है। फिर फॉर्मेट बैकग्राउंड में अगर किसी एक स्लाइड का ही हमें बैकग्राउंड चेक करना है तो वो कहाँ से होगा, ये वाली चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। तो ये भी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो। फिर डिज़ाइन आइडियाज़ जो यहाँ पर दिख रहा है ये नया है। फिर अगली मेन्यू आ जाती है हमारे पास ट्रांजिशन मेन्यू। ट्रांजिशन मेन्यू के अंदर जो भी होगा डिस्कशन होगा, वो इसके अंदर सारी डिटेल आती है कि एक स्लाइड जब चेंज होती है उसका एंट्री पॉइंट किस तरीके से होगा, कितनी ड्यूरेशन का होगा, वो चलेगी तो हमारे पास क्या साउंड आएगा, और किस किस इवेंट के थ्रू वो चेंज की जा सकती हैं। ये क्वेश्चन जो है वो इससे बनता है। अगर आपके अंदर जो भी अभी मैंने बताए हैं इसमें से अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है, जो भी मैंने बताया था कि स्लाइड की एंट्री एग्जिट की बात करें, कि मूवमेंट की बात करें, जैसे ही स्लाइड चेंज होती है और ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, तो वो सारी चीज़ें कहाँ से होती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं ट्रांजिशन के अंदर। ट्रांजिशन के अंदर किस तरीके से काम करते हैं, किसी एक के ऊपर लगाना है, अलग अलग के ऊपर लगाना है, जो ट्रांजिशन होगी उसको चेंज होने में कितना टाइम लगेगा, कौन से इवेंट से वो चेंज हो सकती हैं, ऑटोमेटिकली हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। फिर उसके बाद जैसे आपने टाइमिंग है तो टाइमिंग के अंदर ये सारी चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पर ये आ जाएगा कि आपके पास ये नहीं पूछेंगे कि पर्टिकुलरली कौन कौन सा होता है। अगर वो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो बहुत डीप आ रहा है, इतना डीप तैयारी करोगे तो इतना डीप दिमाग में रहेगा भी नहीं। अगर आप एक्सेप्शनल केस नहीं है कि आपको सारी चीज़ें याद रह जाती हैं तो ही आप इस वाले क्वेश्चन को करिएगा, वरना इस वाले में जो है वो ओवरव्यू ले लीजिएगा, एक बार याद रहा। लकीली अगर क्वेश्चन के अंदर वो एग्ज़ाम के अंदर अगर वो क्वेश्चन आ गया तो आप कर दोगे, वरना इसके बारे में सारी चीज़ें याद रखने को कोई तुक नहीं बनता है। फिर उसके बाद जैसे अगर हम करते हैं तो अगर इसके ऊपर लगा देते हैं तो फिर आ जाता है इफ़ेक्ट ऑप्शन। इफ़ेक्ट ऑप्शन सर्कल, डायमंड, प्लस, इन एंड आउट, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है कि इफ़ेक्ट ऑप्शन क्या होता है, सर्कल, ये सारी चीज़ें। इसको अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये कि डायमंड शेप में आएगा, वो डिपेंड करेगा हमेशा, जैसे ही मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे ये वर्टिकल बार आ रहा है तो ये जितना भी है ये सारा जो भी मैं ट्रांजिशन चूज़ कर रहा हूँ उसके साथ साथ चेंज होता रहेगा। फिर साउंड लगाना है या नहीं लगाना है। फिर उसके बाद जो एक चीज़ पूछी जाती है कि वो जो साउंड है वो चलता रहे, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ किया जाता है, वो किया जाता है लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड। तो ये वाली चीज़ है, ये आपने ध्यान रखनी है, लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड। तो किसी एक एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था। फिर उसके बाद ड्यूरेशन कितनी देर तक रहेगी, टाइम रहेगा, माउस क्लिक इवेंट रहेगा, या कितने टाइम के बाद अपने आप चेंज हो जाएगा, तो वो सारे ऑप्शन यहाँ से आ सकते हैं। फिर उसके बाद आती है एनिमेशन की बात। तो एनिमेशन मेन्यू के अंदर वो सारे ऑप्शन आएंगे जहाँ पर आप चाहते हो स्लाइड हमारी जो है एंट्री एग्जिट हो चुकी है, स्लाइड के अंदर जो अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं उसकी अलग अलग टाइमिंग क्या होगी और किस तरीके से क्या आएगा, कौन सी चीज़ किस ऑर्डर में आएगी, कौन सी चीज़ फेड इन फेड आउट हो सकती है, या कोई भी चीज़ कितनी देर तक ऐसे ऐसे कूद कूद कर आएगी। स्लाइड की बात नहीं हो रही है, स्लाइड के ऊपर जो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है वो कैसे कैसे आएगा, सिर्फ उन सब की बात होगी। तो उसके अंदर जो आपने जो पहला ऑप्शन चूज़ करना है वो एनिमेशन का चूज़ करना है। कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर जो चीज़ लाइन होगी तो उसके ऑप्शन देख के ही समझ जाओगे आप कि ये वाली चीज़ें ट्रांजिशन में होगी, एनिमेशन में होगी।
अगर जो मैं आपको बता रहा हूँ जैसे ट्रांजिशन में स्लाइड की एंट्री एग्जिट है, एनिमेशन में क्या है, स्लाइड के ऊपर जो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है उसका एंट्री एग्जिट है, तो वो सारा किसके अंदर आएगा, वो सारा आएगा एनिमेशन पेन के अंदर। अब एनिमेशन पेन जो आ गया है, एनिमेशन मेन्यू जो आ गई है कि किस तरह का एनिमेशन हो सकता है, तो ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं। एंट्रेंस इफेक्ट होता है इसमें, एग्जिट इफेक्ट होता है और एम्फेसिस होता है, तो ये वाली सारी चीज़ें अगर आप कर सकते हो। फिर मोशन क्या होता है कि कोई भी चीज़ किस तरीके से आएगी, कौन से पाथ से जाएगी, तो वो भी हम जो है वो यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि एनिमेशन के अंदर हम कौन कौन सा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, नन, एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट एंड मोशन पाथ, तो ये सारी चीज़ें हम चूज़ कर सकते हैं। फिर किसी के ऊपर अगर मैं लगा लूँ तो इफेक्ट का ऑप्शन जैसे ही होगा वो डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज़ मैंने चूज़ कर रखी थी। और फिर उसके अंदर अगर मैं एनिमेशन ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पर हम जो है वो क्लिक कर सकते हैं, सेम आ सकता है। फिर एनिमेशन पेन के अंदर जो है हमारे पास फिर यही पूछा जाएगा कि कोई भी एनिमेशन लगा दिया तो उसकी जो टाइमिंग का जो टाइमलाइन है वो किसके अंदर देख सकते हैं हम, वो एनिमेशन पेन के अंदर देख सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ होगी जिसके ऊपर जो है एनिमेशन पेन के ऊपर करेंगे तो यहाँ पर ट्रिगर में हो सकता है क्लिक के ऊपर हो जाएगा या ऑटो क्लिक हो जाएगा या कोई एक चीज़ आते ही उसके बाद हो जाएगा। फिर एनिमेशन पॉइंटर हम बना सकते हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक क्या पॉइंट करेगा, जैसे ये दो यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं। तो फिर उसके बाद किसकी ड्यूरेशन कितनी है, तो मैं यहाँ से जैसे क्लिक करके उसको भी चेंज करना चाहूँ तो यहाँ देखिए, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकता हूँ। जैसे मैंने ड्यूरेशन बढ़ा दी, ये नीचे वाली चीज़ें भी चेंज हो गई। किसी चीज़ को आने में कितना डिले लगेगा तो वो किस में होगा, टाइमिंग में होगा, रीऑर्डर एनिमेशन। तो ये वाली चीज़ भी ध्यान रखनी है कि ऑर्डर, एनिमेशन का ऑर्डर हम ऊपर नीचे कैसे कर सकते हैं, तो ये वाली सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। एडवांस एनिमेशन के अंदर आता है कि उसके अंदर जो हमारा ट्रिगर होता है वो क्या काम करता है, एनिमेशन पेन क्या होता है वो क्या काम करता है, और किस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें आती हैं, किसके अंदर कोई भी किसी को कितना डिले कर सकते हैं, कितना आगे कर सकते हैं, तो ये वाली सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। रीऑर्डर एनिमेशन कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद आती है स्लाइड शो के बारे में। ये जो है ये सबसे मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेन्यू है आप पूरे पावर पॉइंट के अंदर। तो इसके अंदर जो है इससे ही जो है एक क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, किसी भी लेवल का कर लो। कंप्यूटर में अगर टीजीटी का कर रहे हो और पावर पॉइंट का क्वेश्चन आना है तो एक क्वेश्चन एग्जाम में इस वाले पोर्शन से तो 100% श्योर है कि आएगा ही आएगा, दो क्वेश्चन भी हो सकते हैं भले। तो ये वाली चीज़ बिल्कुल ध्यान से करनी है। आई होप आपने पेपर और पेन ले रखा है और आप शांति से वीडियो देख रहे हैं। सारी चीज़ें आपको करनी है, मेहनत आपकी है, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि एक बार अगर आपने अच्छे से तैयारी की तो बस वो एक बार होगी। अगर आप ढीली ढाली तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल जो है वो करनी पड़ सकती है। और आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है, हर किसी को कंप्यूटर आता है, हर किसी को कंप्यूटर आता है, हर किसी की कंप्यूटर नॉलेज है। जो सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन के बीच में जो मेन रीज़न बनेगा वो बनेगा एक क्वेश्चन का, कि एक क्वेश्चन क्या है, आपकी नॉलेज कितनी डीप है कि आप उस एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो और बाकी उसको जो है वो गलत कर देंगे। आता सबको है, नियरली 40% मार्क्स जो है वो हर कोई स्कोर कर सकता है। एग्ज़ाम सिलेक्शन करने के लिए आपको 45 to 55% जो है वो मार्क्स लेने होते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि आपको 80% मार्क्स आ गए तो आ जाएगा या 90% मार्क्स आ जाए। जैसे अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो इससे जो पिछला पेपर हुआ था तो उसमें 200 में से 90 नंबर के ऊपर कट ऑफ गई थी, यानी कि 45% के ऊपर। अब वाले में जो भी मेरा एस्टिमेशन है तो वो है 90 में, जो 200 में से है वो 110 to 120 तक जो है वो कट ऑफ जाएगी, यानी कि आपने 55 से 60% नंबर स्कोर करने हैं। 40% जो है वो हर एक को आता है, हर कोई कर लेगा। आपने जो वो गैप डिस्क्रिमिनेट करना है कि जैसे 60% मार्क्स हर कोई ला सकता है, बट जो 70 और 75% ला सकते हैं तो उनके और उनके बीच में बहुत बड़ा गैप हो जाता है। अगर आप एक भी मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर कर सकते हो तो आपकी लाख जो है हज़ारों के अंदर आपका जो है वो डिफ्रेंशिएशन हो सकता है 1000 लोगों से बीच में। तो बहुत मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यान से करिएगा ये वाली स्लाइडें। अगर
आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो कमेंट कीजिएगा और साथ साथ मेरे को जो है वो बताते रहिएगा कि अगर ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कई बार मैं बहुत तेज़ से पढ़ा रहा हूँ तो वो आपको समझ में ना आए, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं वो कैसे प्रेफर करते हैं, बट जो सिर्फ मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं जो यूट्यूब के थ्रू मेरे को पढ़ रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है जो जितना मैं बता रहा हूँ आप उसको श्योर कीजिएगा, उसमें से कमी मत छोड़िएगा। अगर आप उसमें से भी कमी छोड़ देंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और जितना मैं बता रहा हूँ अगर आपने वो पॉइंट याद रख लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो करते हैं। और स्लाइड शो जो है, अगर आप पावर पॉइंट की तैयारी करो तो स्लाइड शो इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो इसके बारे में आपने ध्यान रखना है। तो स्लाइड शो मेन्यू के अंदर बात आती है तो जो है अगर वो स्लाइड मेरे को चलानी है फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द मेन्यू, एक क्वेश्चन यही आ गया, शॉर्टकट की क्या है F5। फिर आता है कस्टम स्लाइड शो, तो वो क्या है Shift+F5, यानी कि मान लो अगर मैं 3 या 4 है और मैं चाहता हूँ वो चौथी से ही शुरू करे तो Shift+F5, अगर पहली से शुरू करना है तो F5। फिर क्या होता है प्रेजेंट ऑनलाइन, तो ये वाली चीज़ें क्या है, अगर हमने कोई भी रिमोट लॉगिन कर रखा है तो ये उसके अंदर आ सकती हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर आता है कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो के ऊपर अगर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये क्या करता है, जस्ट पिक द स्लाइड्स यू वांट टू चूज, ऐड देम टू न्यू शो, चेंज द स्लाइड ऑर्डर इफ नेसेसरी एंड यू आर डन। इस पॉइंट के ऊपर जो है एग्जाम में क्वेश्चन 3 या 4 बार पूछा गया है, सिर्फ इसके ऊपर। फिर इसके बाद बारी आती है रिहर्स विद कोच। रिहर्स का मतलब क्या होता है कि आप रिहर्सल करेंगे, जैसे आप अपनी स्लाइड को प्रेजेंट करते हैं तो ये हमें इस तरीके से मौका देता है कि मैं अपनी जो स्लाइड है जिस टाइम तक रहेगी, कि आप खुद प्रेजेंटर हैं, आप चाहते हैं कि कितनी देर तक मैं बोलूं, उसकी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो वो ऑप्शन जो है हमें रिहर्स से मिलता है। रिहर्स में क्या करते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा था कि स्लाइड की जो है वो टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि कौन सी स्लाइड किस टाइम तक रहेगी। तो रिहर्स टाइमिंग में ये होता है जैसे आपने अपना कंटेंट पूरा तैयार कर लिया है और कंटेंट तैयार करने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसको प्रेजेंट करता हूँ तो कितना है, तो रिहर्स अगर टाइमिंग के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो है स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टार्ट कब तक रहेगा कि जैसे जैसे मैं जब तक यहाँ पर करता रहूँगा उसके बीच में मेरे को पॉज करना है या बंद करना है, तो जो भी मेरी स्लाइड चल रही होगी उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम डिफाइन करता रहेगा कि इस वाली स्लाइड को इतना टाइम देना है, इस वाली स्लाइड को इतना टाइम देना है। ये कॉर्नर में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो इसको बंद कर देते हैं। जैसे फिर लास्ट में ये मैसेज आता है द टोटल टाइम फॉर योर स्लाइड वॉज एंड यू वांट टू सेव न्यू स्लाइड टाइमिंग, तो इस पर यस कर देंगे तो ये हमारी जो टाइमिंग है स्लाइड की वो चेंज कर देगा। तो अभी एनिमेशन नहीं है, तो देखिए जो हमने स्लाइड की टाइमिंग की थी वो यहाँ पर जो है वो हमारी ऑटोमेटिकली सेट हो गई है। बहुत सारे लोग जो प्रोफेशनल हैं वो ये काम कर चुके हैं। अगर आप टीचर हैं, आपने इसके ऊपर ऑनलाइन क्लासेस दी हैं तो आपको भी पता होगा ये वाली सारी चीज़ें हैं। बट अगर आप नए हैं, आपने बेसिक नहीं कर रखा है, सिर्फ आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार उस चीज़ के साथ प्रैक्टिकल काम करके देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो भी आप पढ़ रहे होते हो। सिर्फ आप अगर नोटबुक से रिवीजन करेंगे, किसी भी बुक को लेके किसी के नोट्स लेके पढ़ते रहेंगे कि इसमें ये ऑप्शन है, इसमें ये ऑप्शन है, तो 50 to 60% चांसेस ये है कि आप उसको भूल जाएं। अगर कोई जेन्युइन ब्रेन ही होता है तो ही वो सारी चीज़ें याद रख पाता है, वरना जब तक आप हैंड्स ऑन नहीं करते किसी भी चीज़ को, उस चीज़ को समझना और समझाना और याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये वाली चीज़ें हैं जो स्लाइड शो की है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ ये वाली सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनसे रिलेटेड डीप क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, आपने ये चीज़ें याद रखनी है। इनकी शॉर्टकट की जिसकी है वो मैंने आपको कल पिछली वाली क्लासेस में भी बताया था कि 3 कॉम्बिनेशन वाली तो याद रखनी ही रखनी है। फिर साथ में आपको जो यूज़ करते हो आप वो वाली कीज़ हो जाएंगी। ऐसे ही कोई एक्सेप्शनल या ऐसी कोई की आपसे नहीं पूछेगा, अगर किसी ने पूछी है तो उसका मतलब है वो पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ है और वो वाला क्वेश्चन चांसेस रहते हैं कि सबका ही गलत होगा।
फिर उसके बाद अगर आप इसके साथ साथ प्ले कर देते हैं कि आप उसके अंदर साथ साथ नोट्स बनाए हुए हैं तो प्ले नरेशन का भी हो जाता है, टाइमिंग का भी हो जाता है, और मीडिया कंट्रोल जैसे हमें पता है कि मैं F5 कर दूंगा और इसके ऊपर कोई भी ऑडियो ऐड कर देता हूं तो वो प्ले एंड पॉज के जो हैं वो मीडिया कंट्रोल आने चाहिए, तो वो यहाँ से आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो आता है हमारा, अगर हम यहाँ पर कोई भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं कि कौन से वाले मॉनिटर पर हमें डिस्प्ले चाहिए, अगर आपने मल्टीपल डिस्प्ले के ऊपर काम किया है तो यहाँ से वो वाला ऑप्शन जो है वो एक्टिव हो जाता है। अगर आप काम करते हो कि मान लो आपने 4 जो है वो डिस्प्ले एक साथ लगा रखे हैं या 5 डिस्प्ले एक साथ करा रखे हैं, दो जो प्रोफेशनल हैं जिन्होंने डॉकिंग स्टेशन यूज़ किया है वो ये सारे ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद यूज़ सबटाइटल्स भी आ जाता है, सबटाइटल्स की सेटिंग आ जाती है। ये आपको इतनी ज़्यादा याद रखने की कोशिश नहीं करनी है। फिर उसके बाद जो अगली मेन्यू आती है वो आती है रिव्यू मेन्यू। पिछली वाली क्लास में भी मैंने बताया था कि रिव्यू जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने सारी चीज़ों को याद नहीं रखना है, ये याद रखना है कि आपकी स्पेलिंग चेक कौन करता है, डिक्शनरी कौन सी होती है, ट्रांसलेट होगा तो वो कौन सी चीज़ों से होगा, कमेंट होंगे वो किस तरीके से ऐड किए जाएंगे। अगर आपने रिव्यू टैब एक बार कर लिया तो चाहे पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो या वर्ड हो, सब में आपका आंसर जो है वो सेम मिलेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है पावर पॉइंट का, उसके अंदर आता है व्यू टैब। ये आपको सारा का सारा याद होना चाहिए। अगर एग्ज़ाम में स्कोर करना है तो ये सारा का सारा याद होना चाहिए, इनकी फंक्शनैलिटी का पता होना चाहिए। बाकी सारी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। तो सबसे पहले जो आती है वो प्रेजेंटेशन व्यूज़ की बात होती है। इसके बारे में क्वेश्चन आया था एचटेट का, जो अभी 2 जनवरी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आया था, और उससे पिछले वाले एग्ज़ाम में भी आया था, और DSSB के जो TGT लेवल का था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। सबसे पहले प्रेजेंटेशन व्यूज़ कौन कौन से होते हैं, ये व्यू हमेशा पूछ लिए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रेजेंटेशन व्यू, क्वेश्चन ज़्यादातर यही मिलता है। तो नॉर्मल है, आउटलाइन व्यू है, स्लाइड शॉल्टर है, पेज है, रीडिंग व्यू है, और आपने ये सारी चीज़ें इनके बारे में पता होना चाहिए। तो पता करना है तो रीडिंग व्यू के ऊपर ले जाके आपका माउस का करियर यूज़ कीजिए, तो वो ये क्या करता है, प्ले योर स्लाइड शो इन द पावर पॉइंट विंडो टू सी एनिमेशन एंड ट्रांजिशन विदाउट स्विचिंग टू अ फुल स्क्रीन स्लाइड। तो रीडिंग व्यू में क्या रहेगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी। नोट्स के अंदर क्या करेगा, सी हाउ योर प्रेजेंटेशन विल लुक व्हेन प्रिंटेड विद नोट्स। अगर मैं अपनी प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट लेता हूँ तो नोट्स के अंदर वो वाला व्यूज़ आता है। फिर स्लाइड शॉल्टर में क्या आ जाता है, सी द थंबनेल ऑफ ऑल द स्लाइड योर प्रेजेंटेशन एंड ईजिली रीअरेंज देम। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। अगर यहाँ पर मल्टीपल हो जाते, जैसे कि मैं यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ, तो मल्टीपल में किसी को भी उठा के कहीं पे भी आप रख सकते हो, और यहाँ पर 2 ये दिख रही है, उसके बाद न्यू स्लाइड कर देते हैं तो ऐसे ही ऐड होता चला जाएगा। तो इससे ये वाली सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। रीडिंग व्यू में हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। बाहर आने के लिए आपको एस्केप की यूज़ करनी है। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। अगर मुझे स्लाइड शो से बाहर आना हो तो एस्केप की ज़रूरत है, वो पड़ेगी। फिर आउटलाइन व्यू होता है वो इस तरीके से होता है, और यहाँ पर ऐसे हो जाता है। इसको हम चाहें तो रीअरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे नोट्स ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है, और यहाँ पर नोट्स पेजेस में क्या आ जाएगा, ऊपर जो हमारी प्रेजेंटेशन और नीचे नोट्स आ जाएंगे। आउटलाइन व्यू ऐसा होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट व्यू जो होता है वो नॉर्मल होता है। तो ये आपने याद रखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रेजेंटेशन का व्यू होता है वो कौन सा होता है, वो नॉर्मल व्यू होता है। फिर उसके बाद आ जाता है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या कर सकते हैं, जो आपका बेसिक टेम्पलेट होता है, कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी, किस तरीके से आइकन लगेगा, कौन सी स्लाइड जो है किस टाइप की दिखेगी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसके अंदर मास्टर स्लाइड होती है, कोई लेआउट इंसर्ट करनी हो तो वो यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से कोई नई चीज़ ऐड करनी हो, पूरी की पूरी थीम चेंज करनी हो, पूरा का पूरा बैकग्राउंड स्टाइल चेंज करना हो, तो वो कहाँ से होगा, वो सारा मास्टर व्यू के अंदर होगा। ये वाला क्वेश्चन यही आ जाएगा कि यही पूछा जाएगा। अगर डिज़ाइन की बात की जाएगी तो आपको पता है कि डिज़ाइन मेन्यू में जाके चेंज हो सकता है, बट उसके बाद अगर टेम्पलेट की बात की जाए कि पूरी की पूरी स्लाइड चेंज करनी है, कस्टमाइज़ करनी है, अपने तरीके से विजिबिलिटी ऐड करनी है, तो वो कहाँ से होगी, वो होगी स्लाइड मास्टर से। तो यहाँ से ये कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी लोगो वोगो लगा देंगे तो वो आपकी हर एक स्लाइड में ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएगा।
फिर यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ मैं, जैसे कलर का चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी है, अगर कोई भी थीम ऐसे चेंज कर देता हूँ, फिर यहाँ से मैं उसका कलर वलर चेंज कर देता हूँ, और फिर यहाँ से फ़ॉन्ट भी कोई भी है वो चेंज कर दिया, इफ़ेक्ट में कोई भी चेंज कर दिया, स्लाइड का साइज़ चेंज कर दिया, बैकग्राउंड स्टाइल जो था वो इस तरीके से रख दिया। इस तरीके से अगर मान लो उसके बाद मैं क्लोज़ कर देता हूँ, तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी स्लाइड हैं उन सब के अंदर जो है वो डिज़ाइन चेंज हो गया। और जिसके ऊपर मैं काम कर रहा था, बेशक से मैंने कलर कोई और चेंज कर रखा था, हमने इन सब का कलर अलग अलग ले रखा था, बट जैसे ही स्लाइड मास्टर से व्यू चेंज किया तो सारा का सारा व्यू चेंज हो गया है। फिर उसके बाद आपकी आती है हैंड आउट मास्टर। हैंड आउट मास्टर में अगर मान लो कि आपने अपनी का प्रिंट देना है, किसी और को देना है, तो हैंड आउट मास्टर उसके लिए होता है। इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो सकती है, हेडर फुटर पेज नंबर ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, एक उसके ऊपर कितनी स्लाइड लगेंगी वो सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। फिर बैकग्राउंड स्टाइल का ये बाकी सारी चीज़ें व्यू हैं। तो ये दो चीज़ें जो हैं आपकी, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर और मास्टर नोट्स, उसके अंदर जैसे ये इसके ऊपर मैंने नोट्स लिख लिया है, कौन कौन से किस तरीके से लिखा हुआ है, सेम चीज़ें सारी आएंगी। तो आपने ये वाली जो तीन चीज़ें हैं इन वालों का पक्का पता होना चाहिए, मास्टर व्यू कौन सा है। रूलर, ग्रिड लाइन, गाइड्स, ये सारी आपको चीज़ें पता है। जूम कितना हो सकता है, कि जूम का एक क्वेश्चन यही भी पूछा था कि जूम का जो मैक्सिमम साइज़ कितना हो सकता है, वो मैक्सिमम 400% हो सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में। ये वाली चीज़ें याद रखनी है कि, और मिनिमम और इसमें मैक्सिमम याद रखना है कि मिनिमम साइज़ कितना हो सकता है और मैक्सिमम जूम कितना हो सकता है। फिर उसके बाद कलर होता है ग्रे स्केल का, मतलब सारी चीज़ें ग्रे स्केल में हो जाएंगी। ब्लैक एंड वाइट करना चाहे तो फिर अरेंज का हो सकता है कि अरेंज कैसे हो सकता है, कास्केड में एक के बाद एक कर देते हैं। फिर उसके बाद मूव स्प्लिट में अगर मान लो जैसे मैंने 2-3 प्रेजेंटेशन ओपन कर रखी होती तो वो सारा आ जाता है। स्विच विंडोज़ के अंदर ये क्या आ जाता है, किसी एक विंडो से दूसरे में जाना हो, मान लो कि आपने बहुत सारी वो कर रखी हैं। हमें पता है कि मल्टीपल इंस्टांसेस जो हैं वो हो सकते हैं, प्रोग्राम एक ही रह सकता है, तो उसके बीच में अगर किसी और के बीच में अगर स्विच करना है तो यहाँ से मैं जो है वो स्विच कर सकता हूँ। फिर मैक्रोस आपको पता ही है, मैक्रोस जो है ऑटोमेशन के लिए होता है। मैक्रोस की शॉर्टकट की जो यहाँ पर आपको दिख रही है Alt+F8, ये याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। फिर जो बाकी बेसिक बचा था आपका जो स्टेटस बार था, ये था बाय डिफ़ॉल्ट व्यूज़ आपका जो स्लाइड होती है नॉर्मल व्यू में आती है। नीचे जो होता है हमारे पास कौन कौन से व्यूज़ होते हैं, स्लाइड शॉर्टर, रीडिंग व्यू एंड स्लाइड शो, जूम कहाँ से कहाँ तक होता है, और ये होता है फिट स्क्रीन करने के लिए। तो ये वाली सारी चीज़ें याद रखनी है। वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ, हेल्प वाले से इतना नहीं पूछा जाता है। फिर आता है जब मैं यहाँ पर फाइल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाता है, तो आपने मुझे ये चीज़ें कमेंट में बतानी है कि अगर मैं फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये वाला जो व्यू आता है हमारे पास, ये कौन सा व्यू होता है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, HTET 2016 के हरियाणा का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं पता है तो मुझसे पूछिए, मैं कमेंट में ये जवाब दूंगा। तो आई होप आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखा है, पूरा ध्यान लगाया है, क्योंकि ये वाली चीज़ें अगर आपने एक बार कर दी है तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप पढ़ने के लिए अगर बैठोगे तो इस चीज़ को पढ़ने के लिए आप 3 घंटे लगाओगे, पर 3 घंटे में भी सारी चीज़ें याद नहीं होंगी। आप वीडियो को पॉज करिए, हर एक चीज़ लिखिए, अच्छे से समझिए। आप एक बार इस वीडियो को देख लोगे तो आपको दोबारा ये वाला टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर जाकर आप अगर इसके MCQ अटैम्प्ट करेंगे तो वो अपने आप जो है आप सॉल्व कर लोगे। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, अगर और कोई बात पूछनी है तो पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, आप कहीं पर भी चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो आपके साथी, आपके दोस्त जो हैं वो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, उनका भी सिलेक्शन जो है वो हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।